अच्छा जी, तो अब आज की क्लास में हम प्रोसेस कॉस्टिंग का एक सेकंड पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सेकंड पोर्शन का नाम है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग का फेज वन जो आपने कंप्लीट किया ना, उस फेज वन में सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना था अपने टी अकाउंट। इसके अलावा फेज वन में कोई बात नहीं हो रही थी सिवाय इसके कि टी अकाउंट। अब वो अलग अलग सवाल थे, नो डब्ल्यूआईपी, सी डब्ल्यूआईपी, सिर्फ सी डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी, वो अलग अलग बातें थी, लेकिन मेन फोकस ये था कि टी अकाउंट बनाना। अब इसका जो सेकंड फेज है ना, उसमें आपने डील करने जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब इनको कैसे डील करना है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको स्टार्ट करते टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स का चैप्टर शुरू करने जा रहे हो, जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स का चैप्टर शुरू करने जा रहे हो, तो फर्स्टली आपके जहन में होना ये चाहिए कि यार ये टर्म जॉइंट प्रोडक्ट और ये टर्म बाय प्रोडक्ट, इनका मतलब क्या है। तो आप जॉइंट और बाय प्रोडक्ट समझने चले गए तो जाहिर सी बात है, जब तक मीनिंग नहीं पता होगा तो कैसे समझोगे। पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। देखो, ये जो टर्म है ना जॉइंट, जॉइंट कहते हैं एक से ज्यादा को, जॉइंट कहते हैं एक से ज्यादा को। बेटा कभी कभार पता है क्या होता है कि आप एक प्रोसेस चलाते हो, ठीक है, उस प्रोसेस से सिर्फ एक प्रोडक्ट बन के बाहर निकलती है। आप एक प्रोसेस चलाते हो, उस प्रोसेस से सिर्फ एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बन के बाहर निकलती है। यार अब एक को जॉइंट थोड़ी कह सकते हैं, तो टॉपिक वैलिड ही नहीं बनता। हाँ, आपने एक प्रोसेस चलाया और उस प्रोसेस से इकट्ठे 2, 3 या 4 प्रोडक्ट्स बन गई ना, तो एक ही प्रोसेस से अगर 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट्स बन के बाहर निकल रही है ना, तो हम उन प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं बेटा? जॉइंट प्रोडक्ट्स। रिपीट कर रहा हूं, हमने एक प्रोसेस रन किया और उस प्रोसेस से एक सिंगल प्रोडक्ट बनी है, एक, हम उसको जॉइंट प्रोडक्ट नहीं कह सकते, एक प्रोडक्ट बनी। लेकिन हमने एक प्रोसेस कैरी आउट किया, उससे 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट्स बनी, तो हम कहेंगे अरे एक ही प्रोसेस से 2 या 3 या 4 बन गई है जॉइंट प्रोडक्ट्स। और कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोसेस के नेचर की वजह से एक्सीडेंटली कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रही होती है। एक्सीडेंटली एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का मतलब ये है कि उसको बनाने का इंटेंशन नहीं था, उसको बनाने की नीयत नहीं थी, प्रोसेस के नेचर की वजह से एक्सीडेंटली एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन गई, प्रोसेस के नेचर की वजह से एक्सीडेंटली एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन गई, तो बेटा उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं किसका? बाय प्रोडक्ट का। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक प्रोसेस चलाया और उस एक प्रोसेस से कोई 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट्स बनी ना, तो हम कहते हैं कि यार जॉइंट प्रोडक्ट्स। ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है वो ऐसा किया कि यार हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोसेस चलाएंगे और उस पर्टिकुलर प्रोसेस से जो है वो कोई 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट्स बन के निकलेंगी, तो वो जॉइंट हैं। और एक्सीडेंटली कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएगी जिसको बनाने का इंटेंशन नहीं था, प्रोसेस के नेचर की वजह से वो खुद ही खुद बन गई, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं किसका बेटा? बाय। अब इसकी मिसाल ले लो। जमीन से आपको पता है क्रूड ऑयल निकलता है, जमीन से आपको पता है क्रूड ऑयल निकलता है। ये जो आप पेट्रोल डीजल खरीदते हो ये सब थोड़ी जमीन से निकलता है, जमीन से क्रूड ऑयल निकलता है। क्रूड ऑयल को दिया जाता है डिफरेंट रिफाइनरीज को, पाक अरब रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, क्रूड ऑयल जमीन से निकाल के रिफाइनरीज को दिया जाता है, जो उसको गुजारती हैं रिफाइनिंग प्रोसेस। अच्छा, जब क्रूड ऑयल को रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ना, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर आती हैं, डीजल,
हाई ऑक्टेन, सुपर। यार आप सोचो, एक प्रोसेस चलाए रिफाइनिंग प्रोसेस, उससे इकट्ठे 3 प्रोडक्ट्स बन गई है, डीजल भी बन गया है, हाई ऑक्टेन भी बन गया है, सुपर भी बन गया है। एक ही प्रोसेस से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनी है ना, वो जॉइंट प्रोडक्ट्स। लेकिन जब ये रिफाइनिंग प्रोसेस चल रहा होता है ना, साथ ही साथ कुछ गंदगी निकल रही होती है जिसको कहते हैं ग्रीस। वो काली काली ग्रीस होती है ना, चिकनी सी, ऑयली सी, उसको ग्रीस बोला जाता है। अब बताओ, जो तुमने रिफाइनिंग प्रोसेस चलाया है, उस रिफाइनिंग प्रोसेस का मकसद क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हासिल करना या ग्रीस हासिल करना? तो जवाब आएगा सर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हासिल करना। प्रोसेस के नेचर की वजह से एक्सीडेंटली ग्रीस बन गई है, एक्स्ट्रा, उससे हम नाम देंगे किसका? बाय प्रोडक्ट। ठीक है, हमने एक प्रोसेस रन किया बेटा, उस प्रोसेस से इकट्ठे 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट्स बन के बाहर आई, हम उन प्रोडक्ट्स को क्या नाम देते हैं बेटा? जॉइंट प्रोडक्ट्स का। जैसे क्रूड ऑयल को रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजारा तो यार हाई ऑक्टेन, सुपर, डीजल सब निकला, एक साथ निकली है ना, एक ही प्रोसेस से निकली है ना, तो वो है जॉइंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेकिन प्रोसेस के नेचर की वजह से एक्सीडेंटली एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बन के बाहर आ रही है, तो उस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं? बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। जॉइंट प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी मेन प्रोडक्ट होती है और ये महंगी होती है। जॉइंट प्रोडक्ट आपकी मेन प्रोडक्ट है, पेट्रोल, ये एक्सपेंसिव है। बाय प्रोडक्ट के फीचर है, आपकी एक्सीडेंटल प्रोडक्ट होती है और ये जरा चीप होती है। एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट, और वो चीप। ठीक है, तो बात ये सामने आई कि हमने एक प्रोसेस चलाया, उस प्रोसेस से इकट्ठे 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट्स बन के बाहर आई ना, तो हमने उन्हें क्या नाम दिया बेटा? जॉइंट प्रोडक्ट्स। हमने एक प्रोसेस चलाया, उस प्रोसेस से इकट्ठे 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट्स बन के बाहर आई ना, तो हमने उन्हें नाम दे दिया किसका? जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो हमने एक प्रोसेस चलाया, उस प्रोसेस से हमें पता चला इकट्ठे 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट्स बन के बाहर आई हैं, तो हमने उसे क्या नाम दिया बेटा? जॉइंट प्रोडक्ट्स का। और अगर प्रोसेस के नेचर की वजह से एक्सीडेंटली कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन के बाहर आई है ना, तो हमने उस प्रोडक्ट को क्या नाम दिया? बाय प्रोडक्ट का। हमने एक प्रोसेस चलाया, उस प्रोसेस से इकट्ठे 2 या 3 प्रोडक्ट बनी है, तो हमने उनको क्या कहा? जॉइंट प्रोडक्ट। एक्सीडेंटली कोई प्रोडक्ट बनी है, बाय प्रोडक्ट। मैंने कहा जैसे हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, तो 3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर आ गई, वो जॉइंट प्रोडक्ट्स, एक साथ नहीं है। एक्सीडेंटली ग्रीस बन रही है, वो बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा अब इसकी एक डायग्राम देखो जरा। इसकी डायग्राम ये भाई कि आपने माल इनपुट किया, प्रोसेसिंग में गया, माल इनपुट किया, प्रोसेसिंग में गया, फिर 3 प्रोडक्ट्स बनी, ए बी सी। कैरेक्टरिस्टिक्स देख के आपने कह लिया ए मेन है, बी मेन है, सी बाय है। जाहिर है जो महंगी है वो मेन है, जो सस्ती है बाय। बेटा जिस पॉइंट पे ये पता लगता है ना, ये कि कौन सी जॉइंट प्रोडक्ट्स है, कौन सी बाय प्रोडक्ट्स हैं, इस पॉइंट को एक टर्म दिया जाता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेपरेशन। जिस पॉइंट पे आके पता लगे ना कि यार ये मेन प्रोडक्ट्स हैं, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, उस पॉइंट को एक नाम दिया जाता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेपरेशन। स्प्लिट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेपरेशन को डिफाइन किया जाता है, द पॉइंट एट विच जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स बिकम सेपरेटली आइडेंटिफाइबल इज कॉल्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट। बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको पता लग जाए कौन सी जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी बाय प्रोडक्ट्स हैं, सब अलग अलग हो जाएं,
जैसे पेट्रोल, डीजल, हाई ऑक्टेन सब अलग अलग हो जाए, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेपरेशन। बेटा ये जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले की जितनी भी कॉस्ट है ना, उन्हें कहा जाता है जॉइंट कॉस्ट या कॉमन कॉस्ट, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद अगर कोई कॉस्ट आ रही है ना, उसे कहते हैं फर्दर कॉस्ट या सेपरेबल कॉस्ट। ठीक है, ये जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट मैंने बनाया ना, इस पॉइंट से पहले की कॉस्ट को कहते हैं जॉइंट कॉस्ट या कॉमन कॉस्ट, और इसके बाद की कॉस्ट को कहते हैं फर्दर कॉस्ट या सेपरेबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये समझो तुम्हारे साथ है ना, हमने इसकी सारी थ्योरी डिस्कस कर ली, ये हमने इसकी सारी थ्योरी डिस्कस कर ली है। थ्योरी में क्या डिस्कशन हुआ भाई हमारा, कि आपके पास जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। हमने एक सिंगल प्रोसेस चलाया बेटा, उस सिंगल प्रोसेस से इकट्ठे 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट्स बनी ना, तो हमने उन्हें जॉइंट प्रोडक्ट्स कहा। हमने एक सिंगल प्रोसेस चलाया, उस सिंगल प्रोसेस से इकट्ठे 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट्स बन गई, वो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। और अगर प्रोसेस के नेचर की वजह से एक्सीडेंटली कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रही है ना, तो हमने उसको क्या कह दिया बेटा, बाय प्रोडक्ट का। एक प्रोसेस चलाया, मतलब थ्योरी को रिवाइज कर रहा हूँ, एक प्रोसेस चलाया, उससे इकट्ठे 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट्स बन गई, तो हमने उन्हें कहा जॉइंट प्रोडक्ट्स। और एक्सीडेंटली कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन के बाहर निकल आई ना, तो हमने उसको क्या नाम दिया बेटा, बाय प्रोडक्ट का। ठीक है, आपको डायग्राम दिखाई गई, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जिस पॉइंट पे पता लगा जॉइंट और बाय प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाई हो गई, हमने उस पॉइंट को एक नाम दिया स्प्लिट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेपरेशन का। बेटा उस स्प्लिट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेपरेशन से पहले जितनी भी कॉस्ट आ रही है ना, उन्हें जॉइंट कॉस्ट या कॉमन कॉस्ट कहते हैं, और उस स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जितनी भी कॉस्ट आ रही होती है ना, उन्हें फर्दर कॉस्ट या सेपरेबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, बच्चे एक बात सोच रहे हैं, बच्चे एक बात ये सोच रहे होते हैं कि सर ठीक है, हमने ये थ्योरी सारी रट ली, हमने ये थ्योरी सारी रट ली कि यार सर ने क्लास में समझाया कि एक प्रोसेस से 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स निकली तो वो जॉइंट, एक्सीडेंटली निकली तो बाय, में समझ आ गया। जिस पॉइंट पे सर ने का पता लगा जॉइंट प्रोडक्ट कौन सी है, बाय प्रोडक्ट कौन सी है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट उससे पहले की कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट है, बाकी कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट, सेपरेबल कॉस्ट, सब समझ आ गया। सर अब इसका कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या काम है? सवाल आता है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्यों सीख रहे हैं कि एक प्रोसेस है 2, 3, 4 निकली तो जॉइंट है, एक्सीडेंटली निकली तो बाय है, जिस पे पता लगा स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, पहले की कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट, बाकी कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट, सेपरेबल कॉस्ट, इसका अकाउंटिंग में क्या काम? देखो जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स के आते ही ना अकाउंटिंग में शुरू हो जाती हैं कुछ प्रॉब्लम्स। जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स के आते ही ना अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कि जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स नहीं होती ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, लेकिन जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स के आते ही जो है ना अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हमें वो प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन ढूंढना है, इसलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। जब जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स नहीं होते ना, तो प्रॉब्लम्स भी नहीं आती। जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स के आते ही अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमने ढूंढना है, इसलिए टॉपिक इंक्लूडेड है। जैसे जॉइंट प्रोडक्ट के आती है अकाउंटिंग में 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 देखो, हाउ शुड जॉइंट कॉस्ट बी अपोर्शन बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और नंबर 2 प्रॉब्लम, वेदर अ प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और प्रोसेस फर्दर। और बाय प्रोडक्ट की वजह से एक प्रॉब्लम आती है, हाउ शुड इनकम फ्रॉम बाय प्रोडक्ट बी ट्रीटेड इन पीएनएल। हमें इन प्रॉब्लम्स का ढूंढना है सॉल्यूशन, इसलिए ये आपके सिलेबस में टॉपिक जो है वो इंक्लूडेड है। हमें इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है, इसलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। फॉर द टाइम बीइंग है ना, ये प्रॉब्लम्स आपके सर के ऊपर से गुजर रही होंगी कि यार अकाउंटिंग में जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो समझ ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, हम बारी बारी आपको इन प्रॉब्लम्स को सिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 1, जो है हाउ शुड जॉइंट कॉस्ट बी apportioned between different products। प्रॉब्लम नंबर 1 आपको सिखाने जा रहा हूं, जो कि है हाउ शुड जॉइंट कॉस्ट बी अपॉर्शन बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। प्रॉब्लम समझो और उसका सॉल्यूशन भी समझो। देखो मिसाल के तौर पे एक प्रोसेस पे कॉस्ट आई है 10,000। मिसाल के तौर पे एक प्रोसेस पे कॉस्ट आई है 10,000 और एक सिंगल प्रोडक्ट बनी है ए। एक प्रोसेस पे कॉस्ट आई है 10,000 और एक प्रोडक्ट बनी है ए। बताओ ये 10,000 की पूरी कॉस्ट किस पे चार्ज कर दी जाएगी? ए पे। जाहिर है प्रोसेस पे कॉस्ट 10,000 आई है भाई, एक प्रोडक्ट बनी है ए,
तो ये पूरी 10,000 की कॉस्ट ए पे चार्ज कर दी जाएगी, पूरी 10,000 की कॉस्ट ए पे चार्ज कर दी जाएगी। कोई एतराज नहीं है, 10,000 का खर्चा हुआ था, एक प्रोडक्ट बनी है, पूरा खर्चा इस पर डाल दिया जाएगा। पता है मसला क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, जॉइंट है ही नहीं। लेकिन अब सुनो, लेट सपोज एक प्रोसेस पे कॉस्ट आई है 10,000 और 3 प्रोडक्ट्स बनी है एबीसी। अब बताओ क्या 10,000 की कॉस्ट सिर्फ एक पे जाएगी? नहीं, 10,000 की कॉस्ट तीनों पे जाएगी। 10,000 की कॉस्ट 3 प्रोडक्ट्स बनी है, तीनों पे जाएगी ना। कितनी कितनी? सर बराबर बराबर, बेवकूफाना जवाब है। क्या पता ए के बहुत सारे यूनिट्स बने हो, बी और सी के कम बने हो, तो बराबर बराबर कैसे भाई? फंस गए। इस वाली एग्जांपल में ना ये मसला ही नहीं था। 10,000 की कॉस्ट आई, एक प्रोडक्ट बनी, तो पूरा 10,000 एक पे ही डाल दिया। मसला पता है क्यों नहीं था? जॉइंट प्रोडक्ट्स ही नहीं था। लेकिन अब कॉस्ट आई 10,000, 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये 10,000 अब स्प्रेड होंगे तीनों में। कितने कितने? ये मसला है, यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 आप पढ़ो, प्रॉब्लम नंबर 1 समझ आएगी। हाउ शुड जॉइंट कॉस्ट बी apportioned between different products? जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कैसे किया जाए डिफरेंट प्रोडक्ट्स में? अब तुम बताओ ये प्रॉब्लम आई क्यों? भाई जॉइंट प्रोडक्ट्स की वजह से ही तो प्रॉब्लम आई। जॉइंट प्रोडक्ट्स ना होते तो ये प्रॉब्लम थोड़ी थी। लेफ्ट साइड की एग्जांपल देख लो ना, 10,000 की कॉस्ट थी, एक ही प्रोडक्ट बनी है, तो पूरा 10,000 एक पे ही डाल दिया, कहानी खत्म। 10,000 की कॉस्ट आई और एक प्रोडक्ट बनी, तो पूरा 10,000 हमने एक पे ही डाल दिया, क्योंकि जॉइंट प्रोडक्ट नहीं थे तो मसला भी नहीं था। लेकिन अब मेरे भाई 10,000 की कॉस्ट आई है और 3 प्रोडक्ट्स बनी है, जॉइंट प्रोडक्ट्स ना एक साथ बनी है। अब तुमने कहा ये 10,000 तीनों में डालने, कितने कितने? यही तो प्रॉब्लम है। हाउ शुड जॉइंट कॉस्ट बी अपोर्शन? अपोर्शन कैसे करें? कॉस्ट अकाउंटिंग इसके 2 हल बताती है। कहती है जब भी आपको कॉस्ट को अपोर्शन करना हो ना बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, आप फॉलो करें 2 मेथड्स ऑफ अपोर्शनमेंट। क्या फॉलो करें? 2 मेथड्स ऑफ अपोर्शनमेंट। एक मेथड का नाम है फिजिकल आउटपुट बेसिस और एक मेथड का नाम है सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स बेसिस। ये 2 मेथड्स आपको फॉलो करने रीअपोर्शनमेंट के। अब देखो मैं ना तुम्हें खाली वो नहीं बता रहा कि ये सॉल्यूशन है, मैं तुम्हें पहले मर्ज समझा रहा हूं। मर्ज प्रॉब्लम क्या है भाई? एक प्रोडक्ट है, सारी उस पर डाल दी, जॉइंट प्रोडक्ट है ही नहीं, मसला ही नहीं। लेकिन अगर कॉस्ट आपकी आई है 10,000 और जॉइंट प्रोडक्ट्स बन गई है, तो सब में डालनी ना कितनी कितनी। फंस गए। ये प्रॉब्लम है। हाउ शुड जॉइंट कॉस्ट बी अपोर्शन्ड? तो इसके 2 हल हैं। एक हल का नाम है फिजिकल आउटपुट बेसिस और एक हल का नाम है सेल्स वैल्यू बेसिस। फिजिकल आउटपुट बेसिस ये कहता है कि जब भी कॉस्ट को अपोर्शन करें ना, तो फिजिकल आउटपुट, आउटपुट मींस यूनिट्स प्रोड्यूस की बेसिस पे करें। और सेल्स वैल्यू बेसिस कहता है जब भी कॉस्ट को अपोर्शन करें ना, उसकी सेल्स वैल्यू पे करें। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल 1 देखो सब, कॉपी बाद में करना, तवज्जो से सुनो।
अच्छा अब जरा ना यार एग्जाम्पल गौर से सुनो। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने जो है ना, अभी कॉपी बाद में करना है, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने जो है, एग्जाम्पल ये कह रही है जॉइंट कॉस्ट है 1 लाख। जॉइंट कॉस्ट कितनी है बेटा? 1 लाख। 1 लाख का खर्चा है, ठीक है। जॉइंट कॉस्ट है 1 लाख, 1 लाख का खर्चा है। 1 लाख का खर्चा है बेटा। दो प्रोडक्ट्स बनिए ए और बी, दो प्रोडक्ट्स बनिए ए और बी, ठीक है। जॉइंट कॉस्ट आपकी 1 लाख है, 1 लाख का खर्चा है। दो प्रोडक्ट्स बनिए ए और बी, इनके यूनिट्स प्रोड्यूस दिए हुए, यूनिट्स सोल्ड दिए हुए। ए के मैंने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 8,000 बेच दिए हैं। बी के मैंने जो है वो 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और 13,500 बेच दिए। यार अब एक जरा उसूल की बात बताओ, अगर 1 लाख का खर्चा आया है और दो प्रोडक्ट्स बनी हैं, जरा जवाब दो। अगर 1 लाख का खर्चा आया है और दो प्रोडक्ट्स बनी हैं, अगर 1 लाख का खर्चा आया है और दो प्रोडक्ट्स बनी हैं, तो क्या ये खर्चे को दोनों में बांटना चाहिए? यस बेटा, अगर 1 लाख का खर्चा है और दो प्रोडक्ट्स बनी है, 1 लाख का खर्चा आया है और दो प्रोडक्ट्स बनी है, तो एक पे थोड़ी डालूंगा, इस 1 लाख के खर्चे को दोनों पर डालूंगा। अगर 1 लाख का खर्चा है मेरे पास और दो प्रोडक्ट्स बनी है ए और बी, मैं ऑब्वियसली इस खर्चे को दोनों में डालूंगा। यही तो वो पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट पढ़ो। हाउ मच कॉस्ट शैल बी अपोर्शन टू ए एंड बी, कितनी कॉस्ट अपोर्शन की जाएगी ए और बी में यूजिंग फिजिकल आउटपुट बेसिस। कितनी कॉस्ट अपोर्शन की जाएगी ए और बी में यूजिंग फिजिकल आउटपुट बेसिस। तो यार मेरी और आपकी बात ये हुई है सवाल में कि हमारे पास जॉइंट कॉस्ट 1 लाख है, दो प्रोडक्ट्स बनिए ए और बी। जॉइंट कॉस्ट 1 लाख है, दो प्रोडक्ट्स बनिए ए और बी। तो एक यार अक्लमंदी की बात है कि ऑब्वियसली अगर कॉस्ट मेरी जो है वो 1 लाख है और दो प्रोडक्ट्स बनिए ए और बी, तो मैं ये खर्चा दोनों में डालूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी 1 लाख की कॉस्ट है, ये दो प्रोडक्ट्स बनी है, तो मैं बोलूँ यार सारा खर्चा जो है ना वो एक ही में डाल दिया जाए, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही तो रिक्वायरमेंट है। हाउ मच कॉस्ट शैल बी अपोर्शन टू ए एंड बी, कितनी कॉस्ट अपोर्शन की जाएगी ए और बी में यूजिंग फिजिकल आउटपुट बेसिस। हाउ मच कॉस्ट शैल बी अपोर्शन टू ए एंड बी यूजिंग फिजिकल आउटपुट बेसिस। अब देखो भाई, 1 लाख की कॉस्ट है, दो प्रोडक्ट्स बनी ए और बी, दोनों में बांटनी है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। हाउ मच कॉस्ट शैल बी अपोर्शन टू ए एंड बी यूजिंग फिजिकल आउटपुट बेसिस। अब देखो फिजिकल आउटपुट बेसिस पता है क्या कहते हैं? फिजिकल आउटपुट बेसिस कहता है आउटपुट यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशियो ले लो। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 10,000 15,000, इसका रेशियो ले लो। 10,000 इस टू 15,000 का आप रेशो ले लो, ठीक है। फिजिकल आउटपुट बेसिस क्या बोलता है कि यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशो ले लो। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 10,000 15,000, इसका रेशो ले लो। सम क्या आ गया? 25,000। अब अगर ए का शेयर निकालना है ना, तो बताओ ए का रेशो क्या है? 10,000। उसको डिवाइड करो, टोटल सम ऑफ रेशो कितना है? 25,000 इंटू कितनी कॉस्ट अपोर्शन कर रहे थे? 1 लाख। 40,000 चला गया ए में। और बी का शेयर निकालना है, रेशो ले लो। बी का रेशो 15,000 आउट ऑफ टोटल कितना? 25,000 इंटू 1 लाख की कॉस्ट अपोर्शन करनी है 60,000। हाँ भाई, क्या 1 लाख अपोर्शन हो गए ए और बी में 40 और 60 में? यस। कौन सा मेथड यूज किया भाई?
फिजिकल आउटपुट बेसिस हमने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का रेशो लिया है और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो भाई फिजिकल आउटपुट बेसिस तो बहुत आसान है। फिजिकल आउटपुट बेसिस ये कहता है कि जब भी आपको कॉस्ट को अपोर्शन करना हो ना प्रोडक्ट्स में, सिर्फ यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशियो ले लो। तो 10,000 15,000 का रेशियो लिया और 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ना, तुमसे शायद ये भी पूछे ये काम कराने के बाद कि जरा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू बताओ ईच प्रोडक्ट। अच्छा जब भी तुम्हें हर प्रोडक्ट की क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालनी हो ना, एक फॉर्मूला लगाना, कॉस्ट अपोर्शन अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड into closing stock units. Cost of portion divided by units produced into closing stock units. अब मैं अगर ए और बी की मांगता मांगा नहीं है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालनी है, तो बताओ ए की कॉस्ट ऑफ पोर्शन कितनी है। तुमने 40,000 की कॉस्ट ऑफ पोर्शन की है, अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस कितनी ऊपर देखो 10,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। बेटा 10,000 बनाए थे, 8,000 बेच दिए, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स 2,000, 8,000 बन गई। बी की क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट पे देखो कॉस्ट ऑफ पोर्शन कितनी है 60,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस कितने 15,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स 1500, 6,000। ये तुम्हारा फिजिकल आउटपुट बेसिस कंप्लीट हो गया। फिजिकल आउटपुट बेसिस कहता है कॉस्ट को अपोर्शन करा करो यूनिट्स प्रोड्यूस पे। तो कुछ नहीं करना, बस यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशो लेना है। यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशो ले लो तो यूनिट्स प्रोड्यूस 10 और 15 का रेशो लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू मालूम करनी है ना, तो आसान सा फॉर्मूला है कॉस्ट अपोर्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। ठीक है, कॉपी कर लो, कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर अगले सवाल आपके जाएंगे।
अच्छा यार, आपको समझ में आ गया कि हमें फिजिकल आउटपुट बेसिस पे रेशो ले लेना है किसका, यूनिट्स प्रोड्यूस का, और उस रेशो की मदद से हमें कॉस्ट को अपोर्शन करना है। अच्छा जी, अब जरा अगली एग्जांपल देखो। अगली एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो जॉइंट कॉस्ट है ना, वो है आपके पास 1,00,000। जॉइंट कॉस्ट भाई 1,00,000 है। अब भी दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, 10,000 ए के बनाए, 15,000 बी के बनाए, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड दिए में, और साथ ही एक और चीज है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, जॉइंट कॉस्ट तुम्हारे पास 1,00,000 है, दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, इनके यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं, यूनिट्स सोल्ड हैं, और सेलिंग प्राइस। ठीक है, आप कह रहे हैं हाउ मच कॉस्ट शैल बी अपोर्शन टू ए एंड बी यूजिंग सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स बेसिस। कितनी कॉस्ट अपोर्शन होगी ए और बी में यूजिंग सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट बेसिस। अब एक बात का ख्याल रखना भाई जरा, देखो अगर तो सवाल कहता कि मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास जॉइंट कॉस्ट है 1,00,000, दो प्रोडक्ट्स हैं ए बी, इनके यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिए। ठीक है, और अब तुमसे सवाल कहता कि यार जरा ये बताओ हाउ मच कॉस्ट विल बी अपोर्शन टू ए एंड बी यूजिंग फिजिकल आउटपुट बेसिस। तो देखो तुम्हारी पहली राय तो क्या थी, पहली राय यार तुम्हारी ये थी कि जब 1,00,000 की कॉस्ट है और दो प्रोडक्ट्स बनी है ए बी, तो जाहिर है 1,00,000 बटेगा तो दोनों में। 1,00,000 की कॉस्ट है, दो प्रोडक्ट बनी ए बी, तो ये बटेगा तो दोनों में। ठीक है ना। अब लेट सपोज वो कहता फिजिकल आउटपुट बेसिस में बांटो, तो तुम सीख चुके हो फिजिकल आउटपुट बेसिस में यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशो लेना है। 10,000 15,000 का रेशो लेते डिस्ट्रीब्यूट कर देते। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच कॉस्ट विल बी अपोर्शन टू ए एंड बी यूजिंग सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट बेसिस। अब सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स बेसिस में ना आपको सिर्फ रेशो लेना होता है। सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स बेसिस में आपको रेशो लेना होता है, आउटपुट का नहीं। सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स का, और सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स आती है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स है ना, तो ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू यूनिट्स सोल्ड नहीं आएगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आएगी। अब देखो ए की सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स है 10,000 इंटू 8 80,000, और बी की सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स है 15,000 इंटू 10 1,50,000। बेटा फिजिकल आउटपुट बेसिस होता ना तो यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशो ले लेते हैं, सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स में सेलिंग प्राइस इंटू यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशो लेना, 80,000 और 1,50,000, सम क्या बना 2,30,000। पहले का शेयर निकाल लो, रेशियो है 80,000 ओवर 2,30,000 इंटू कितनी कॉस्ट अपोर्शन कर रहे हो 1,00,000। थ्री 4,783, और बी का शेयर निकालना है तो देखो रेशो है 1,50,000 ओवर 2,30,000 इंटू 1,00,000। 65217। हाँ भाई, पूरे 1,00,000 रुपए ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे 1,00,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन फिजिकल आउटपुट बेसिस पे नहीं हुई है, यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशियो लेके नहीं हुई है, सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स पर। अब वो कहे यार क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकाल लो ऑफ ईच प्रोडक्ट ए और बी की। देखो ए की कॉस्ट अपोर्शन कितनी है लेफ्ट साइड पे 34783 अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं 10,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स 2,000,
और बी की लेफ्ट साइड पे देखो कॉस्ट अपोर्शन है 65217 अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ऊपर 15,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स 1500। ठीक है जी, 6521 6957। ठीक है जी, तो आपने कॉस्ट को अपोर्शन करना फिजिकल आउटपुट पे भी सीख लिया, सेल्स वैल्यू पे भी सीख लिया। बस याद रखिए फिजिकल आउटपुट बेसिस में यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशो लेना है, और सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स में सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल्स वैल्यू का रेशो लेना है। रेशो एक बार ले लिया तो फिर कहानी आपकी खत्म है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालना बच्चों वाला काम है, कॉस्ट अपोर्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। ठीक है, कर लें बेटा इसको जरा कंप्लीट।
अमित बेटा, क्लोजिंग स्टॉक होता है यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड का डिफरेंस। तो आप यूनिट्स प्रोड्यूस 10,000 और यूनिट सोल्ड 8,000 देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक 2,000 नजर आएगा आपको। सलामकुम सर। सर ये पूछना था कि ये ओएपी कंपनी वाला क्वेश्चन है सर, उसके अंदर हमारा पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू सही अपने कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं, कुछ और आ रही है, आंसर में कुछ और आ रही है सर, ये समझ नहीं आ रहा सर।
ये सवाल कर लें प्लीज आप लोग।
सॉल्यूशन कंप्लीट करके ये जरा कॉपी कर लीजिएगा प्लीज।
अच्छा भाई, मैं तुम्हें इसके आंसर्स बताने लगा हूँ। जॉइंट कॉस्ट 5 लाख है, 3 प्रोडक्ट से एबीसी। बोला फिजिकल आउटपुट बेसिस से भी कॉस्ट अपोर्शन करो, सेल्स वैल्यू से भी। जब तुमने फिजिकल आउटपुट बेसिस पे कॉस्ट अपोर्शन की है तो तुम्हें रेशो लेना होगा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का। ठीक है, तो यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशो ले लो तुम। सही है, यूनिट्स प्रोड्यूस का तुमने रेशो लिया 5000, 4000, 2000। ठीक है, सम बना 11000। तो पहले का जो शेयर आना चाहिए तुम्हारे पास ए का, वो आना चाहिए 22727। ठीक है, और इसकी जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू तुम्हारे पास आनी चाहिए वो आनी चाहिए 22727। ठीक है, बी का जो तुम्हारे पास हिस्सा आना चाहिए वो 4000 रेशो ओवर 11000 इंटू 5 लाख, 181,818। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू के लिए इसको आपने यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड किया 4000 से, इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स हैं 1200, 54545। और तीसरे के लिए 2000 ओवर 11000 इंटू 5 लाख, 90909 डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स 800 इसके, 36363। बेटा ये फिजिकल आउटपुट बेसिस के आंसर्स हैं। किसी को इनमें कोई मसला है तो वो मेरे से पूछे, और मसला नहीं है तो मैं आगे दूसरे मेथड की तरफ मूव करूं।
अच्छा जी, अब जो दूसरा मेथड है ना, सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स, आपको पता है सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स मेथड में आपको रेशो लेना था सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स, और सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स हम निकालते थे सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है, तो आप बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस से ये 40,000 का रेशो बना, दूसरे का बना 4,24,000। ठीक है, सॉरी 40,000, 40,000 और 24,000। 1,04,000 सम बन गया। ठीक है, तो आप पहले का हिस्सा निकालोगे तो वो आएगा 40 डिवाइडेड बाय 1,04,000 इंटू 5,00,000, 192,307। अब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू के लिए 192,307 की कॉस्ट को आपने डिवाइड किया यूनिट्स प्रोड्यूस से। ठीक है, 5,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स 4,500, 173,077। ठीक है, फिर आपने कहा कि दूसरे का रेशियो है हमारे पास अगेन 40 डिवाइडेड बाई 104 इंटू 192,307, और इस बार आपने 192,307 को डिवाइड किया यूनिट्स प्रोड्यूस। कितने बेटा यूनिट्स प्रोड्यूस? 4,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स 1,200, 57692। और तीसरे के लिए आपने कहा 24 डिवाइडेड बाई 104 इंटू 5,00,000, 115,384 डिवाइडेड बाई यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स 800, 46153। इनको देख लो भाई, इनमें कोई जो है वो मसला है तो आप मुझसे पूछ लो। अरे पहले वाले की जो है वो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 19230 आ रही है, जरा कैलकुलेशन एरर हो गया था। कॉस्ट जितनी अपोर्शन की उसको यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करें इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। ठीक है, अच्छा मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, ये आप कॉपी कर लो, ये अब स्टार्ट फिर मैं आपको जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है,